दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। तो पहले तो ये पता होना चाहिए हमें बीटा फंक्शन क्या होता है और गामा फंक्शन क्या होता है। फिर हम उसका यूज करेंगे डिरिचलेट इंटीग्रल में और वलीज फॉर्मूला में। तो पहले देखो बीटा फंक्शन क्या होता है। तो बीटा फंक्शन जो होता है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। बीटा फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये दो वेरिएबल के लिए दिया जाता है बीटा एम एन, और ये डिफाइन होता है 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। पहला। दूसरी चीज, इसके अलग अलग रूप होते हैं दो तीन। जैसे एक रूप ये होता है 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन टू द पावर 2m-1 थीटा कोस टू द पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। इसके अलावा इसका एक फॉर्म और होता है जो इनफाइनाइट इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स, इस फॉर्म में होता है। इसके अलावा इसका एक फॉर्म और होता है जो 0 से 1 एक्स की पावर m-1 प्लस एक्स की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स, इस फॉर्म में होता है। बीटा एम एन को हम यूलर सेकंड इंटीग्रल भी यूलर फर्स्ट इंटीग्रल यूलर फर्स्ट इंटीग्रल भी कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए और ये एक फंडामेंटल इंटीग्रल है। इसी के साथ साथ हम बात करें गामा फंक्शन को लेकर। तो गामा फंक्शन जो होता है वो केवल सिंगल वेरिएबल के लिए डिफाइन होता है, और इसे इस तरह से डिफाइन किया जाता है गामा एन बराबर इनफाइनाइट इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n-1 dx। क्लियर। और इसके दो तीन और रूप होते हैं। जैसे इसका एक रूप ये भी होता है जिसमें हम 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 1 अपॉन n dx, एक ये रूप होता है। इसके अलावा इसका एक रूप ये भी होता है 0 से 1, लेकिन वो होता है गामा n प्लस 1 के लिए, 0 से 1 log ऑफ 1 अपॉन वाई की पावर n-1 dy, इस तरह से। तो ये इसके कुछ दो तीन रूप होते हैं, ठीक है। इसके अलावा गामा फंक्शन को हम बोलते हैं यूलर सेकंड इंटीग्रल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूलर सेकंड इंटीग्रल, और ये भी एक फंडामेंटल इंटीग्रल होता है। तो अब हम इनमें क्या देखेंगे, बीटा एम एन और गामा एन में संबंध देखेंगे, यानी बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में हम संबंध देखेंगे। तो आ जाइए। बीटा बीटा एम एन और गामा फंक्शन में क्या संबंध होता है उसके लिए देखो, हमारे पास गामा एन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस जेड एक्स एक्स टू द पावर n-1 जेड टू द पावर n dx, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण एक कह देंगे। क्लियर। अब इस समीकरण एक को हम क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड एक इनफाइनाइट इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो क्या होगा, गामा एन इंटू 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस जेड टू द पावर m-1 dz। इससे हमने एलएचएस में भी मल्टीप्लाई कर दिया और इससे हमने आरएचएस में भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। इस तरह से e टू द पावर माइनस जेड जेड टू द पावर m-1 dz। क्लियर। अब चूंकि z और x आपस में डिपेंडेंट राशियां नहीं है, तो इसको साथ में भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पर देखिए आप, ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन से 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड जेड की पावर m-1 dz क्या हो जाएगा, गामा एन। तो इस तरह से इसका मान हो जाएगा गामा एन इंटू गामा एम बराबर, ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस जेड एक्स एक्स की पावर n-1 जेड टू द पावर एन, और यहाँ से e टू द पावर माइनस जेड जेड टू द पावर m-1 dx इंटू dz, यानी एक डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। अब पहले हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो जब z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। तो x वाली टर्म्स को एक साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा गामा एन इंटू गामा एम बराबर 0 से इनफाइनाइट, यहाँ देखो ये x की टर्म से तो बाहर आ गई, x की पावर n-1। क्लियर। इसके बाद में देखो e टू द पावर माइनस जेड एक्स और e टू द पावर माइनस जेड, ये हमारे z की टर्म आ रही, इसलिए हम यहाँ पर पहले 0 से इनफाइनाइट लिमिट लगा देंगे इंटीग्रल की, और e की पावर माइनस जेड एक्स और e की पावर माइनस जेड, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स हो जाएगा। जब इनको आपस में गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद में क्या बचा हमारे पास, z की पावर m-1, ये x टू द पावर n-1 तो पहले से ही बाहर आ गया, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, z की पावर m-1, और ये z की पावर n है, तो जब इनको गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा z की पावर m-1 प्लस n, और ये हो जाएगा dx इंटू dz। क्लियर। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, z इंटू 1 प्लस एक्स को y मान लूंगा। लेट, मैंने पुट क्या कर लिया, z इंटू 1 प्लस एक्स को मैं y पुट कर लूंगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स क्या है, कॉन्स्टेंट है। जब हम
dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो 1 प्लस एक्स तो कांस्टेंट है, एक्स को हमने कांस्टेंट माना इसलिए 1 प्लस एक्स dz बराबर क्या हो जाएगा dy। तो यहाँ से हम dz का मान क्या लिख सकते हैं, यहाँ से dz का मान हम लिख सकते हैं dy अपॉन 1 प्लस एक्स। तो dz की जगह हम ये रख देंगे, ठीक है। लिमिट में क्या चेंज होगा, देखो z की लिमिट 0 है, तो जब z का मान 0 रखूंगा तो y का मान भी क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा, और जब z का मान इनफाइनाइट रखूंगा यहाँ पर तो y का मान भी क्या आएगा इनफाइनाइट। तो लिमिट वही रहेगी 0 से इनफिनिटी। तो इसका रूप क्या हो जाएगा, अब देखो इसके आगे इसका रूप क्या होगा, इसके आगे इस इंटीग्रल का रूप क्या होगा, गामा एन इंटू गामा एम बराबर 0 से इनफाइनाइट। ये क्या हो गया, एक्स की पावर n-1 सेम टू सेम आ गया, लिमिट हमारी वही रहेंगी 0 से इनफाइनाइट इस इंटीग्रल में भी, ठीक है। अब जो e टू द पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स है, तो z इंटू 1 प्लस एक्स को मैंने y माना है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस का y। z की पावर m प्लस एन माइनस 1 मान सकता हूँ, और z का मान यहाँ से क्या हो जाएगा y अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इसका मतलब ये हो जाएगा y अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस एन माइनस 1। और dx का dx ही रहेगा, dx हमारा यहाँ आ जाएगा क्योंकि dx z पे निर्भर नहीं करना। और dz का मान यहाँ से क्या हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस एक्स। तो मैंने ये रख दिया dy अपॉन 1 प्लस एक्स, क्लियर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा गामा एम इंटू गामा एम बराबर 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई, और ये हो जाएगा y की पावर m प्लस एन माइनस 1 डी वाई, और बटा में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर ये m प्लस एन माइनस 1 और ये 1, तो ये हो जाएगा m प्लस एन, क्लियर। अब चूंकि ये x की टर्म से पूरा x का फंक्शन है तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ ना रह करके यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास मान हो जाएगा गामा एन इंटू गामा एम बराबर 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। इंटू में हमारे पास क्या है, इंटू में हमारे पास है 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई, वाई की पावर m प्लस एन माइनस 1 डिवाइड। तो ये गामा एन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, गामा एन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स, इसका मान क्या होता है गामा एन। तो इससे ये मान क्या हो जाएगा हमारे पास गामा m प्लस एन। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा गामा m प्लस एन, क्लियर। अब चूंकि कांस्टेंट है तो ये नीचे आ जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा, एलएचएस में इसको हम भाग में ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा गामा एन इंटू गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन बराबर 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। तो अभी मैंने आपको बताया था बीटा एम एन की कुछ 2-3 फॉर्म हो सकते हैं, उसमें से एक फॉर्म ये भी है 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। तो ये इनफाइनाइट इंटीग्रल भी किसके बराबर होता है, बीटा एम एन के, तो ये बराबर हो जाएगा बीटा एम एन। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि बीटा एम एन का मान गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन के बराबर है, और यही बीटा एम एन और गामा फंक्शन में क्या है रिलेशन है, ठीक है। अब हम गामा फंक्शन का यूज किस में करेंगे, इस जो गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के बीच में जो ये रिलेशन आया इसका प्रयोग हम डिरिचलेट इंटीग्रल को फाइंड आउट करने में करेंगे। डिरिचलेट इंटीग्रल बेसिकली ये होता है, ये एक वॉल्यूम इंटीग्रल होता है, x टू द पावर l माइनस 1, y टू द पावर m माइनस 1, z टू द पावर n माइनस 1, dx, dy, dz। ये एक वॉल्यूम इंटीग्रल है और ये डिरिचलेट इंटीग्रल कहलाता है। इसका हम डायरेक्ट मान बता सकते हैं। कब, डिरिचलेट ने माना कि जब इस इंटीग्रल के लिए जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम अगर ये वाला क्षेत्र हो, ये वाला वॉल्यूम हो स्पेस का, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर इस आयतन को हम यहाँ ले रहे हैं, इस स्पेस के इस आयतन में अगर हम इस फंक्शन का वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो उसका मान डायरेक्टली डिरिचलेट इंटीग्रल की मदद से निकाल सकते हैं। और डिरिचलेट इंटीग्रल की मदद से इसका डायरेक्ट मान डिरिचलेट ने क्या बताया, इसका डायरेक्ट मान उसने बताया गामा एल इंटू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। तो आज हम ये प्रूफ करेंगे कि कैसे हम इस वॉल्यूम के अंतर्गत डिरिचलेट इंटीग्रल का ये मान फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, हमारे पास ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसमें हमें पहले z की लिमिट लेनी पड़ेगी, y की लेनी पड़ेगी और x की लिमिट लेनी पड़ेगी। यानी इस वॉल्यूम के अंदर z का मान मिनिमम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x का मान मिनिमम, y का मान मिनिमम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है और x का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो पहले आ जाओ z पर।
तो जेड का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू जेड की क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। इसका मतलब जेड की अगर हम लिमिट की बात करें, जेड की लिमिट, तो जेड की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जेड बराबर 0 टू, अब इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, यहाँ पर देखो आप, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक्स का जेड का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये जेड की लिमिट आ गई। अब हम इसी तरह किसकी निकालेंगे, वाई की लिमिट निकालेंगे। तो जब वाई की लिमिट निकालते हैं तो आप जेड को 0 मान के चलेंगे, क्योंकि वाई की लिमिट हम एक्स वाई प्लेन में निकालेंगे, उस पूरी वॉल्यूम के एक्स वाई प्लेन में जो प्रोजेक्शन आएगा उसमें निकालेंगे। तो एक्स वाई वॉल्यूम में अगर प्रोजेक्शन निकालना चाहते हो तो जेड का मान तो अपने आप ही 0 हो जाएगा, और वाई का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वाई की जो मिनिमम लिमिट होगी वो 0 होगी, और वहां से लेकर के कहाँ तक जाएगी वाई की लिमिट, वाई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि जेड को हम एक्स वाई प्लेन के लिए 0 मान रहे हैं, तो ये होगी 1 माइनस एक्स। अब हम x की लिमिट फाइंड आउट करेंगे। जब आप x की लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो बेसिकली आप कहाँ आ जाते हैं, x एक्सिस पर आ जाते हैं। अब आप y पर भी नहीं रहे, अब पूरा आप एक्स वाई प्लेन में कहाँ आ गए, x एक्सिस पर। मिनिमम वैल्यू आपको देखो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखी है, इसका मतलब इसकी जो मिनिमम लिमिट होगी वो x बराबर 0 होगी, और वहां से मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, तो y भी 0 होगा x एक्स के लिए और z भी 0 होगा, तो यहाँ से हो जाएगी x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब इसकी जो मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें पूरी की पूरी इस डिरिचलेट इंटीग्रल के लिए क्या मिल गई, लिमिट्स मिल गई। अब इन लिमिट्स को यहाँ पुट करेंगे और डिरिचलेट इंटीग्रल का मान फाइंड आउट करेंगे, और हम ये देखेंगे कि इसका मान इसके बराबर आएगा। देखो, अब हमारे पास ये वॉल्यूम इंटीग्रल था, डिरिचलेट इंटीग्रल, तो अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे एक्स की, वाई की और जेड की। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, वाई की लिमिट क्या है 0 से 1 माइनस एक्स, और जेड की लिमिट क्या है 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई। और ये हमारे पास क्या है, एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन और जेड की पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो पहले हम जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और एक्स दोनों को हम क्या मानेंगे, एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेंगे। तो 0 से 1 एंड 0 से 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर l माइनस वन, वाई की पावर m माइनस वन, और अब जो इंटीग्रल होगा वो सिर्फ इसका होगा। लिमिट क्या रहेगी, 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो जो z की पावर n माइनस वन है उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, z की पावर n अपॉन n, और लिमिट क्या आ जाएगी 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। क्लियर। अब क्योंकि n कॉन्स्टेंट है तो ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा इंटीग्रल, तो यहाँ से ये मान हो जाएगा 1 अपॉन एन है, तो 1 अपॉन एन आ गया बाहर। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, 0 से 1, 0 से 1 माइनस एक्स, एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन, और यहाँ से जेड की पावर एन में पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर। तो अपर लिमिट जब हम पुट करते हैं तो क्या आता है, 1 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर एन, और जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 0 ही हो जाता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो x कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पर देखो x और y दोनों मिल रहे हैं, तो हमें पहले इस y को कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम y को क्या रिप्लेस करते हैं, लेट हम मान लेते हैं कि y का मान क्या है, 1 माइनस एक्स इंटू सम टी। ठीक है, ये मान लेते हैं, तो यहाँ से dy का मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, क्योंकि x तो हम कॉन्स्टेंट मान रहे हैं, तो ये 1 माइनस एक्स इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जब y का मान 1 माइनस एक्स इंटू टी है तो हमारी लिमिट भी चेंज होंगी। देखो, जब हम y का मान लेते हैं 0, तो यहाँ से t का मान कितना आएगा, 0 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये भी 0 आ जाएगा। जब हम y का मान लेते हैं 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से t का मान क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 1। अर्थात जब y की लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स रहेगी तो t की लिमिट 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये लिमिट पुट करेंगे और ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ऐसा करने पर हमारे पास आएगा 1 अपॉन एन। ठीक है, 0 से 1। ठीक है, उसके बाद आएगा 0 से 1 माइनस एक्स, एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन। अब वाई की जगह हम मान रखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू टी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू टी, इस पूरे की पावर एम माइनस वन, इसका मतलब इसकी पावर भी एम माइनस वन और टी की पावर भी एम माइनस वन। उसके बाद क्या, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो जब y का मान 1 माइनस एक्स इंटू टी है तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई का मान क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस टी, और इन दोनों की पावर क्या है, n है, तो मतलब इसकी पावर भी n हो जाएगी, इसकी पावर भी n हो जाएगी। dx का dx रहेगा। क्लियर, क्योंकि dx में हमने कोई लिमिट पुट नहीं की, और dy का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू
डी टी, तो ये आप रख दो 1 माइनस एक्स इंटू डी टी, ये आपका क्लोज। यहाँ पर देखो 0 से 1 माइनस एक्स, ये वाई की लिमिट है, जबकि हमको पुट करनी है टी की लिमिट, तो ये 0 से 1 हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ से ये मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/n 0 से 1। पहले हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो जो एक्स की टर्म्स है उनको अलग रख दो। तो क्या होगा, एक तो है एक्स की पावर l माइनस 1, ठीक है। उसके अलावा एक है 1 माइनस एक्स की पावर ये n, और ये यहाँ से देखो आपके पास m माइनस 1 और ये 1, तो ये हो गया n प्लस 1, और n प्लस 1 का m माइनस 1 के साथ योग करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास m प्लस n, ठीक है। तो ये आ गई आपकी 1 माइनस एक्स की लिमिट। अब हमारे पास केवल t बचा है, तो यहाँ से ये 0 से 1 t की लिमिट, और फिर आ जाएगा t की पावर m माइनस 1, और यहाँ से 1 माइनस t की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, n हो जाएगा। तो ये लिख दो आप n इंटू डी टी। क्लियर इतना? इसके बाद क्या आएगा देखो, 1/n 0 से 1 एक्स की पावर l माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ m प्लस n प्लस 1 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, एक जोड़ दिया और एक ही घटा दिया, तो m प्लस n प्लस 1 माइनस 1। पर अब इसको देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 से 1 t की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस टी की पावर n प्लस 1 माइनस 1, यानी इधर भी मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। अब बीटा एम एन की डेफिनेशन से हम जानते हैं, बीटा एम एन की डेफिनेशन क्या है, बीटा एम एन की ये डेफिनेशन है, बीटा एम एन बराबर होता है 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। तो इससे अगर हम तुलना करें तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा, इसका मान कितना आएगा, बीटा एम एन प्लस 1, ठीक है। और इस इंटीग्रल के बाद में ये मान कांस्टेंट आ रहा है, तो आप क्या करो, डायरेक्टली इस इंटीग्रल का मान भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका मान क्या आएगा देखो, एक्स की पावर l माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस n प्लस 1 माइनस 1, तो इसकी भी इससे तुलना कर लो बीटा एम एन की परिभाषा। तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, बीटा l m प्लस n प्लस 1, और ये दोनों क्या है, गुणा में है, और इन दोनों के ही गुणा में क्या है, 1/n। तो हमारा जो टोटल डिरिचलेट इंटीग्रल है उसका मान इसके बराबर हो जाएगा। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास इस पूरे वॉल्यूम इंटीग्रल का मान क्या आ जाएगा, यानी वॉल्यूम इंटीग्रल एक्स की पावर l माइनस 1, वाई की पावर m माइनस 1, जेड की पावर n माइनस 1, डी एक्स डी वाई डी जेड, इसका मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/n बीटा l m प्लस n प्लस 1 इंटू बीटा m n प्लस 1। तो हम इसका भी मान इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन पुट करेंगे, इसका भी मान इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन पुट करेंगे। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, कि जो बीटा एम एन होता है वो बराबर होता है गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये वैल्यू अप्लाई कीजिए, तो ये मान आ जाएगा 1/n, और यहाँ से बीटा एल एम प्लस एन प्लस 1 को क्या लिख दूंगा मैं, गामा एल इंटू गामा एम प्लस एन प्लस 1 अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, ये हो जाएगा यहाँ से। और इसका मान क्या हो जाएगा, बीटा एम इंटू एन प्लस 1, तो इसका मान हो जाएगा गामा एम इंटू गामा एन प्लस 1 अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस 1। क्लियर? गामा एन प्लस एन प्लस 1, गामा एम प्लस एन प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/n, यहाँ बचेगा सिर्फ गामा एल, ये कैंसिल हो गया, एक बचेगा गामा एम, गामा एन प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, एन गामा एन, ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इस एन से ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, गामा एल इंटू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। इसका मतलब मेरे पास ये डिरिचलेट इंटीग्रल आया, वॉल्यूम इंटीग्रल एक्स की पावर l माइनस 1, वाई की पावर m माइनस 1, जेड की पावर n माइनस 1, डी एक्स डी वाई डी जेड, इसका मान क्या आ गया, गामा एल इंटू गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस 1। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर? इसके बाद आप ये देख सकते हैं वलीज फॉर्मूला, ये भी छोटा सा है, एक बार 2 मिनट में इसको प्रूफ कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे वलीज फॉर्मूला। तो वलीज फॉर्मूला जनरली होता क्या है, ये 0 से π/2 के लिए एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है, जैसे साइन टू द पावर m थीटा डी थीटा, और ये उतना ही होता है जितना 0 से π/2 कोस टू द पावर m थीटा डी थीटा हुआ, यानी इन दोनों के लिए वलीज फॉर्मूले से
जो मान आएगा इंटीग्रल का वो समान आएगा। और ये समान क्यों आएगा ये तो आपको सिंपली पता ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मान बराबर होता है 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो उससे देख लो आप यहाँ 0 से पाई बाई टू साइन एम थीटा डी थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 0 से पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस थीटा की होल पावर एम डी थीटा, तो वो हो जाएगा कोस की पावर होल पावर एम थीटा डी थीटा, तो ये आ जाएगा। तो यानी इन दोनों का मान डेफिनेट इंटीग्रल का बराबर होगा, ये तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से कह ही सकते हैं। अब हम वलीज फॉर्मूला से इनके मान आएंगे क्या वो देखेंगे। तो पहले तो हम वलीज फॉर्मूले को समझते हैं, फिर इसको हम प्रूफ करते हैं। वलीज फॉर्मूला ये कहता है कि अगर m इवन है, अगर m क्या है, इवन नंबर है, तब इस डेफिनेट इंटीग्रल का जो मान आएगा अपने पास, वो मान क्या आएगा, तब हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से पाई बाई टू साइन टू दी पावर एम थीटा डी थीटा, या फिर 0 से पाई बाई टू कॉस टू दी पावर एम थीटा डी थीटा, इन दोनों का ही मान अगर m इवन है तो वो होगा क्रमागत रूप से, पहले m लिखो उसके ऊपर m माइनस वन, फिर इसके गुणा में वापस m माइनस टू, फिर m माइनस थ्री, फिर इसके गुणा में m माइनस फोर, m माइनस फाइव, क्रमागत रूप से ही गुणा होंगे m माइनस सिक्स, m माइनस सेवन, ठीक है। फिर क्रमागत रूप से वापस गुणा होंगे m माइनस एट, m माइनस नाइन, ये क्रमागत रूप से गुणा चलता रहेगा। कब तक, जब तक फाइनली हमें क्या ना मिल जाए, फोर, यहाँ पर थ्री, फिर यहाँ पर टू और यहाँ पर वन, और यही हमारा क्या हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर गुणा में आएगा पाई बाई टू। ये कब होगा, जब हमारे पास m का मान क्या हो, इवन। वलीज फॉर्मूला ये कहता है। आप डायरेक्टली इसको सोल्व करके इस इंटीग्रल का मान निकाल सकते हैं। अगर m का मान ओड हुआ, अगर m का मान क्या हुआ, ओड, तो इस इंटीग्रल का मान क्या आएगा। वलीज फॉर्मूला में ये कहता है कि अगर m का मान ओड हुआ तो इस इंटीग्रल का मान यानी 0 से पाई बाई टू साइन टू दी पावर एम थीटा डी थीटा, इसका जो मान आएगा, या फिर बात करें हम 0 से पाई बाई टू कोस टू दी पावर एम थीटा डी थीटा, इस इंटीग्रल का जो मान होगा वो शुरू होगा वापस वहीं, अगर m का मान ओड है तो m से ही स्टार्ट होगा, m अपॉन एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू एम माइनस थ्री, आपको क्रमागत रूप से गुणा करना है, एम माइनस फोर इंटू एम माइनस फाइव इंटू एम माइनस सिक्स इंटू एम माइनस सेवन, इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन फाइनली चूंकि m का मान ओड है तो नीचे आपको ओड ही मिलेगा, क्योंकि शुरुआत हम नीचे से कर रहे हैं, और नीचे अगर ओड संख्या तो ओड इवन, तो नीचे आपको ओड मिलेगा। फाइनली यहाँ पर आपको थ्री मिलेगा, फिर टू मिलेगा, फिर यहाँ पर वन मिलेगा। अब चूंकि वन, यहाँ पर आपको वन क्या मिल रहा है, नीचे मिल रहा है, तो बेसिकली आपका आंसर यहाँ पर वन गुणा में आ जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वलीज फॉर्मूला है, ठीक है। आज हम अब इसको हम प्रूफ करेंगे कि हम इसको कैसे डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, देखो बच्चों, हम जानते हैं कि बीटा, अगर हम बीटा पी क्यू का मान निकालना चाहते हैं तो बीटा फंक्शन की एक डेफिनेशन होती है जो इस लिमिट के अंदर करते हैं, आपने पढ़ी है, क्या है, टू टाइम्स 0 से पाई बाई टू साइन टू द पावर टू पी माइनस वन थीटा कोस टू द पावर टू क्यू माइनस वन थीटा डी थीटा। ये बीटा फंक्शन की एक डेफिनेशन है कि बीटा पी क्यू को आप ऐसे लिख सकते है ना। अब यहाँ पर देखो, हमें क्या चाहिए, साइन की पावर एम थीटा डी थीटा, तो इसका मतलब हमें टू पी माइनस वन का मान क्या चाहिए, एम चाहिए, टू पी माइनस वन का मान हमें चाहिए एम, तो यहाँ से हमें पी का मान क्या मिल जाएगा, एम प्लस वन अपॉन टू, तो पी की जगह हम रख सकते हैं एम प्लस वन अपॉन टू। और हमें कोस थीटा की यहाँ कोई टर्म नहीं मिल रही, इसका मतलब कोस की पावर जीरो थीटा है, अगर कोई टर्म नहीं तो मतलब पावर जीरो है, इसका मतलब हमें टू क्यू माइनस वन का मान यहाँ पर क्या मिल गया, जीरो, तो यहाँ से क्यू का मान क्या आ जाएगा, वन बाई टू। ये इसका मतलब अगर मैं इसका मान निकालना चाहता हूँ, किसका, 0 से पाई बाई टू साइन एम थीटा डी थीटा, तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो इसको मैं एज ए बीटा फंक्शन कैसे लिख सकता हूँ, बीटा पी की जगह मेरा क्या हो जाएगा इसके लिए, एम प्लस वन बाई टू, क्यू की जगह क्या हो जाएगा, वन बाई टू, और अपॉन टू, क्योंकि ये टू टाइम्स दिस, तो अगर मुझे केवल इतना सा इंटीग्रल चाहिए तो मुझे दो को यहाँ भाग में देना पड़ेगा, तो इसका मतलब 0 से पाई बाई टू साइन एम थीटा डी थीटा का मान ये हो जाएगा, बीटा एम प्लस वन बाई टू अपॉन टू। अब बीटा एम एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, तो ये हो जाएगा गामा एम प्लस वन बाई टू इंटू गामा वन बाई टू अपॉन गामा एम प्लस टू अपॉन टू, इसको दोनों को जोड़ दिया और ये दो मल्टीप्लाई में वैसे भी, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, तो देखो यहाँ से
गामा m प्लस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जो गामा n प्लस 1 होता है मैं उसको लिखता हूँ n गामा n, फिर इसको आगे और खोल सकते हैं। गामा n को मैं क्या लिख सकता हूँ n-1 गामा n-1, तो ये इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इसको खोलूँ तो गामा m प्लस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ m-1/2, फिर उसके बाद में यहाँ वापस गामा m-1/2 आ जाएगा, तो उसको मैं वापस लिख सकता हूँ m-3/2, यानी ये इस तरह से चलता जाएगा, क्रमागत रूप से एक एक के अंतर पर ये चलता जाएगा। ठीक है ना। फाइनली कब तक चलेगा, जब लास्ट लास्ट में क्या ना आ जाए हमारे पास 1/2 या 2/2 इस तरह से कुछ ना आ जाए, तो वो डिपेंड करता है m के मान पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मान लेता हूँ ये इस तरह से चलेगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ऐसे चलेगा, और उसके गुणा में क्या रहेगा गामा 1/2। ठीक है, बटा यहाँ पर क्या है 2, तो वो मैंने 2 लिख दिया। गामा m प्लस 2/2 को भी मैं इसी तरह से एक्सपेंड करूंगा, इसी तरह से। ठीक है, तो गामा m प्लस 2/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ m/2, फिर क्या आ जाएगा m-2/2, फिर क्या आ जाएगा m-4/2। अब एक एक अंतर करके इसको गुणा करते जाओ, यही तो होगा, और ये भी चलता जाएगा। ठीक है, अब कहाँ तक चलेगा वो m पे डिपेंड करता है, तो अभी हम दो केस लेंगे, इस m इज इवन एंड इस m इज ऑड, और उसके आधार पर हम इसको सोल्व कर देंगे। फर्स्ट केस हम लेते हैं इफ m इज इवन, हम मान लेते हैं कि m का मान क्या है, इवन है। तो जब हम m का मान इवन लेंगे तो ये टर्म हमारे पास जो m वाली ये m है, ठीक है, ये m की इवन टर्म है, फिर यहाँ पर हमें m-1 वाली टर्म मिलेगी, वो ओड होगी, मतलब ये इवन नंबर होगा, ये ओड होगा, फिर ये वापस इवन, ये ओड होगा। तो इसमें मतलब जब लास्ट में हम जाएंगे तो यहाँ कहीं लास्ट इवन नंबर हमें जो मिलेगा वो 2 मिलेगा नीचे, और ऊपर हमें क्या मिलेगा 1। इसका मतलब ये जितना नीचे टर्म मिलेंगी उतनी ही टर्म हमें ऊपर मिल जाएंगी। इसका मतलब जितने इसमें नीचे 2 आ रहे हैं उतने ही इसके अंदर भी नीचे 2 आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ m वाली टर्म्स बचेंगे, यानी इधर बचेगा m-1, फिर बचेगा m-3, फिर बचेगा m-5, और ये इस तरह से चलेगा। नीचे हमारे पास क्या बचेगा, एक तो 2 बच जाएगा, ये अलग है, ये इस फॉर्मूले से आ रहा था। बाकी ये जितने भी m के नीचे 2 आ रहे हैं ये इसके m के नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास नीचे क्या बचेगा, यहाँ पर m बचेगा, m-2 बचेगा, m-4 बचेगा, इसी तरह चलेगा। अब ये जाएगा कहाँ तक उसको देखते हैं। लास्ट टर्म इधर 2 आएगी, मतलब 2/2, समझ रहे हो, m इवन है, m/2 है, फिर m-1/2, फिर m-2/2 है, तो जो लास्ट में इधर इवन टर्म बचेगी वो 2/2 होगी, और ऊपर क्या बचेगा 1/2 बचेगा। लेकिन लास्ट में हमारे पास इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 1 बच जाएगा, इसके अलावा हमारे पास कुछ बचेगा नहीं बचेगा। अब ये जो हमारे पास 1 बच गया, इसका मतलब ये वास्तव में क्या था 1/2, तो लास्ट में ये 1/2 तो था, लेकिन जब इस गामा फंक्शन को हम सोल्व करते जा रहे थे तो जो लास्ट में 1 आया था 1/2, उसके आगे गामा 1/2 भी आएगा, तभी तो वो पूरा गामा फंक्शन खत्म होगा, क्योंकि गामा n+1 वास्तव में n गामा n होता है। तो लास्ट में जब आपके पास में 1 बचा होगा तो उसके आगे गामा 1/2 बचा होगा, तो उसके आगे गामा 1/2 भी तो बचा होगा, तो इसमें लास्ट में गामा 1/2 एक और बचेगा, इसका मतलब हमारे पास यहाँ एक बचेगा गामा 1/2, ये हमारा एक्स्ट्रा बच गया। तो यहाँ पर लास्ट में हमारे पास एक गामा 1/2 तो इसका बच ही जाएगा इस फॉर्मूले से। अब दूसरा क्या होगा, एक हमारा गामा 1/2 यहाँ पर फॉर्मूले से था, तो वो गामा 1/2 एक और आ जाएगा। ये जो गामा 1/2 ये तो लास्ट में जो इसको हम एक्सपेंड करके खोल रहे थे वो आएगा, और ये गामा 1/2 हमारे फॉर्मूले का, और नीचे ये 2। जब हमारा m इवन होगा तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा m/m-1 इंटू ये m-2 हो गया, वापस ये m-3 हो गया, देख लो आप, ये m-4 हो गया, ये m-5 हो गया। कहाँ तक चल रहा है, लास्ट में 2 और 1, यानी नीचे 2 आ रहा है ऊपर 1 आ रहा है। ठीक है, गामा 1/2, तो गामा 1/2 का मान याद रखें आप, गामा 1/2 का मान होता है √π, तो निश्चित रूप से गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 का मान क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 एक्स्ट्रा बच गया था ये नीचे है, तो ये नीचे गुणा में आ गया π/2। तो यही है, जब वलीज फॉर्मूला है तो उसमें भी तो अगर m इवन होता है तो यही तो होता है, m इंटू m-1 m-2 m-3 चलता जाता है और लास्ट में π/2 आ जाता है 2 इंटू। अब दूसरा केस लेते हैं जब हमारा m क्या हो, ओड हो, इफ m इज ओड। अगर m का मान ओड होगा तो देखो, जब m का मान ओड होगा तो क्या आएगा, यहाँ से इसी में देखो, जब m का मान ओड होगा तो यहाँ पर ओड आएगा, फिर इवन आएगा, फिर ओड आएगा, फिर इवन आएगा, तो इसका मतलब लास्ट में हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 3, फिर यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा।
यही होगा। इसका मतलब इसमें हमारे पास यहाँ लास्ट में हमारे पास 1/2 और गामा 1/2 बच जाएगा। क्लियर? सबके नीचे 2 भी तो आ रहा है, तो 1/2 गामा 1/2 बच जाएगा। लेकिन उस 1/2 के ऊपर हमारे पास कोई संख्या नहीं आएगी। उससे पहले क्या था? 3/2, तो 3/2 के ऊपर 2/2 आ रहा था। इसका मतलब ये सारे दो कैंसिल तो होंगे, इसके सारे दो से, लेकिन एक दो बच जाएगा 1/2 वाला। बाकी सारे इसके नीचे वाले दो, इसके नीचे वाले दो से कैंसिल हो जाएंगे, और एक ये दो भी बच जाएगा फॉर्मूले का, और एक यही फॉर्मूले का गामा 1/2 भी बच जाएगा। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ से जब m का मान ओड होगा तो हमारे पास क्या आएगा नीचे, m/m-1। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, m-2/m-3। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, m-4, यहाँ पे m-5। इस तरह से चलता जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हमारे पास यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो नीचे क्या बच गया, गामा 1/2 इंटू 1/2। तो यहाँ से ये 1/2 गामा 1/2, और साथ ही साथ इस फॉर्मूले का 2 भी इसके साथ गुणा में हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 भी गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देखो इस सारी टर्म्स को मैं वापस लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा m/m-1 इंटू ये हो जाएगा m-2/m-3, ये हो जाएगा m-4/m-5 एंड सो ऑन। इसी तरह से चलेगा। लास्ट में ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब ध्यान दो इस पर, ये बचेगा। इसके अलावा ये ऊपर फॉर्मूले का गामा 1/2 भी था, ये आप गामा 1/2 लिख दो। अब देखो गामा 1/2 से गामा 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब इस पूरे का मान हमारे पास क्या आ रहा है, 1। ये इंटू में 1 हो गया, और यही तो था हमारे पास। जब m का मान ओड होता है तो वही फॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ पर लास्ट में गुणा में 1 बचता है, और जब इवन होता है तो 5/2 बचता है। तो इस तरह से आप वलीस फॉर्मूले को भी गामा और बीटा फंक्शन की रिलेशन से प्रूफ कर सकते हो। तो आज की हमारी क्लासेज में बस इतना ही है। आगे हम और भी इसी तरह की वीडियो लेकर के आएंगे। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।